आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास हमारा प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा। मैं हूं इमरान खान। मेरे 5 सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा को रखेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, 7वें मरहले के लिए अहम मुद्दे अगर हम डिसाइड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो वो क्या है। हमारा आज का दूसरा सवाल, मणिशंकर अय्यर के ताजा आर्टिकल का कितना असर होगा या नहीं होगा, इस पर हम बात करेंगे। तीसरा सवाल, सैम पित्रोदा के बयान से क्या पंजाब में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? सिखों में नाराजगी है और बीजेपी इसे बार बार उछाल भी रही है। चौथा हमारा सवाल है कि 7वें दौर में किसका पलड़ा भारी नजर आता है? और 5वां सवाल, क्या 7वां दौर खोलेगा इख्तिदार का दरवाजा, यानी ये दौर कितना अहम है और इसमें अगर कोई कामयाबी हासिल कर ले तो उसे इख्तिदार तक पहुंचने में कितनी आसानी हो जाएगी, यानी सत्ता तक जाने में कितनी आसानी हो जाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी है, मैं उनका तारुफ भी आपसे करवाना चाहूँगा। वाराणसी में ये खास मुकाबला है और वाराणसी जिस तरह से पीएम मोदी की सीट है, तमाम लोगों की निगाहें उस पर लगी हुई हैं, इस बात को लेकर भी कि कितने अंतर से जीत हासिल करते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी, यानी वाराणसी उन्हें और कितना बड़ा कहीं ना कहीं अपने वोटों के जरिए कितनी बड़ी ताकत देती है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं और दीपक पांडे जी को भी हमने जोड़ा है अपने साथ। बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं और विवेकानंद नरताम जी भी मेरे साथ हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं और सर हमारे साथ हैं खासतौर से। और जिस तरह से अनुज जी ने हमारे प्रोग्राम में हमेशा वो जुड़ते रहे, अपनी अहम राय हमारे साथ बांटते रहे। अग्रवाल साहब का एक बार फिर स्वागत है खैर मकदम में, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। मैं जरा सियासी जमातों के पास पहले जाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पास हम जाते हैं। मणिशंकर अय्यर साहब आ गए हैं, 7वें दौर से पहले आ गए हैं और जैसे ही मणिशंकर अय्यर साहब की एंट्री होती है, हमें सोशल मीडिया पर देख रहा था, लोग बीजेपी के जो समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं, हिमायती हैं, वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब रही सही कसर जो है वही पूरी कर देंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा है क्या? देखिए, कितने मणिशंकर अय्यर हैं। राहुल गांधी एंड कंपनी के एक पूरा एक जमात है जो प्रधानमंत्री जी को बार बार गाली गलौज देना, अपशब्द कहना, इनकी एक परंपरा बन गई है। और उनका आपने एक बाइट भी सुना होगा, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने माफी मांग ली है ऑफिशियल हमारे मीडिया सेल ने, लेकिन वो अभी भी उनके अंदर इतना अहंकार है कि वो अभी भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ है अपने हुआ तो हुआ सैम पित्रोदा जी, ये ऐसी मानसिकता के चरित्र वाले लोग हैं। कांग्रेस का ऐसा चरित्र है जो जग जाहिर हो रहा है। ये हमारे सिद्धू हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे तो भारत माता की जय बोलते थे और वही आज पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। वही शत्रुघ्न सिन्हा थे जो हमारे साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो भारत माता की जय बोलते थे, आज वो जिन्ना का राग अलापते हैं। तो मैं निश्चित रूप से बात बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है, चूंकि उनके पास ना तो नेतृत्व है, ना उनके पास में नीति है और ना उनकी नियत है। तो साफ साफ से ना तो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ना ही वो एक पूर्ण बहुमत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन पहले से ही उनको नकार चुका है। तो निश्चित रूप से इनके पास बचा क्या? गाली गलौज देना। आजाद भारत के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा किसी को गाली दी गई है, वो एक आम परिवार से आए इसलिए गाली दी गई प्रधानमंत्री जी को, वो एक मध्यम वर्ग से आए इसलिए गाली दी गई है। ये राजतंत्र वाले लोग जो राज दरबारी लोग हैं, इनका एक एजेंडा है कि किसी भी तरह से मोदी जी को दबाया जाए, किसी भी तरह से उनको अपशब्द कहे जाए। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि अगर मुद्दे इतने अहम हैं, खासतौर से जनता से जुड़े हुए, तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लीडर बार बार इन्हीं बातों को क्यों उठा रहे हैं कि हुआ सो हुआ जैसी बातें अब अवाम भी जो है कह चुकी है कि कांग्रेस के लिए हुआ सो हुआ, इन बातों को तूल क्यों दे रहे हैं? जानते हैं ना, इसलिए कि पंजाब है, पंजाब में कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है, कांग्रेस को वहां पर उन्हीं में फंसाना है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब मुद्दे आप लोगों के इतने अच्छे काम किए हुए हैं, तो फिर इस वक्त इन तनाजे वाले मामलों को या इस तरह की बातों को पकड़ करके तूल क्यों देना? देखिए मनोज जी, हुआ तो हुआ
क्या वो सामाजिक सरोकार का मुद्दा नहीं है? क्या वो देश में नहीं रहते हैं सिख, जो हमारे 84 में जो 3000 सिख 3500 सिख मारे गए थे, क्या वो सामाजिक सरोकार का मुद्दा नहीं है? क्या उनको न्याय दिलाने का मुद्दा नहीं है? और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, कोई आम आदमी नहीं थे। जब उनके नाम पर ये लोग कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं, वोट मांगते हैं गांधी परिवार के नाम पर, तब ये प्रश्न नहीं उठाते हैं। प्रश्न तब उठाते हैं कि उनके जवाबदेही क्यों मांगी जाए। जवाबदेही देनी होगी। उनके जितने भी कारनामे उन्होंने किए हैं, चाहे भोपाल त्रासदी कांड हो, चाहे एंडरसन को भगाना हो, चाहे वो 84 के सिख दंगे हो, चाहे बोफोर्स दलाली का मामला हो, निश्चित रूप से जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री रहे हैं वो, उनके नाम पर बार बार वंश के नाम पर वोट मांगते हैं ये, तो निश्चित रूप से उनको जवाब देना होगा। जवाबदेही उनकी बनती है। ठीक है, मैं जरा दीपक पांडे जी के पास आऊंगा। दीपक जी, बातें जो मनोज जी ने कही और लगातार जो है तनाज़ों यानी विवादों को लेकर के इस 7वें दौर में खास तौर से तमाम सियासी जमातें आ रही हैं और इसी के इर्द ये वाला जो दौर है खास तौर 6वें से मामला ज़्यादा शुरू हुआ था, तूल पकड़ा था और 7वें तक आते आते चाहे मायावती जी की बात हो, मायावती जी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हमला अलवर मामले को लेकर के कि आपको अगर इतनी ही पीड़ा है दलितों के लिए तो आप कांग्रेस की सरकार से राजस्थान में समर्थन वापस लीजिए। फिर मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लगातार कोसती हैं और कहती हैं कि जो गाली खाने वाले काम करेगा उसे तो गालियां पड़ेंगी। इस तरह के जवाब आपके तरफ से भी आ रहे हैं, कैसे देखें चुनाव इन्हीं बातों तक, इस तरह के बयानों और इस तरह के जवाबों तक ही सिमटता जा रहा है? क्यों? देखिए, एक्चुअली है क्या कि जो सत्ता में चाहे सेंट्रल में हो या फिर रीजनल जो भी कांग्रेस की वहाँ पे गवर्नमेंट है, इनसे जब जवाबदेही की बात आती है तो ये लोग आपस में उलझाने की कोशिश करें। जो चरित्र भाजपा का सेम वही कांग्रेस का भी है, दोनों के चरित्र एकदम मैच करते हैं। ये लोग आपस में उलझा करके रखते हैं। हमेशा रीजनल जो पार्टियां होती हैं, उन्हें छोटी पार्टियां होती हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। ये लोग अगर इनसे कोई प्रश्न करें, अगर सेंट्रल की बात हो, सेंट्रल से प्रश्न किया जाएगा तो वो कहीं से घुमा करके आपके ऊपर कोई दूसरा आरोप लगाएंगे, जिसका आधार हो या ना हो, लेकिन आरोप आपको लगा करके आपको दूसरी राह पे ले जाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि मुद्दा हम लोगों का चुनाव हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कभी भी चुनावी मुद्दा होना चाहिए कि रोजगार हमने 5 साल में क्या किया। मोदी जी, मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंटरव्यू, कोई ऐसा चैनल नहीं बचा होगा जिसको इंटरव्यू न दिया हो। कभी भी किसी भी चैनल पे उन्होंने रोजगार की बातें नहीं की। एक बार किसी चैनल पे रोजगार की बात की थी तो उन्होंने पकौड़े का सजेशन दे दिया कि पकौड़े बेचना भी रोजगार है। लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि हम रोजगार कहाँ पे दे रहे हैं, हम रोजगार क्यों दे रहे हैं। और अब बाकी आती है बात डेटा की। ये लोग डेटा पेश करने लगते हैं। आपको बताएं कि इन्होंने मुद्रा योजना का भी डेटा पेश किया था। उस डेटा को अगर हम एनालिसिस करने लगे तो आपको बता दूं कि वो सीधे सीधे 1% भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 1% लोगों का भी पेट नहीं भर पाएगा जो भारत की आबादी। दीपक जी, मैं समझ रहा हूं, आपकी सारी बातें समझ रहा हूं, आप मुद्दों की बात करें, लेकिन इन्हीं मुद्दों को लेकर के विपक्ष भी तो आवाम के बीच नहीं गया। मायावती जी एक वर्ग विशेष से जो है सीधे तौर पर वोट मांगती हैं कि जी हमें वोट करो, खुल करके हमें वोट करो। जब ये सारी कवायद, सारी कोशिश हो रही है तो फिर उधर से भी अटैक होता है, उधर से भी उसकी प्रतिक्रिया होती है। यही चल रहा है ना। आप लोगों ने कौन सा मुद्दों के बीच आवाम को ले जाकर के मुद्दों की बात की? हम लोग हमेशा मुद्दे के लिए लेकर के गए। आप देखिए, एक विशेष आवाम से वोट कहां मांगा जाता है। सबसे पहले 3-4 राज्यों का चुनाव हो रहा था, वहां से मुद्दा बनाने, परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई। हिंदू मुस्लिम का परसेप्शन बनाया गया, अली बजरंगबली का परसेप्शन बनाया गया। कोई आम आदमी नहीं बना रहा है, एक सीएम बना रहा है। सबसे बड़ा, पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश का सीएम साबिक सीएम, पूर्व सीएम भी तो वोट मांग रही है एक वर्ग से। नहीं, एक वर्ग से कोई बाकायदा उनको इसकी सजा मिलती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए, बता रहा हूं उसको पूरा। उन्होंने बोला कि देखिए क्या है कि यहाँ पे जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, आप उसके परिवार या रिश्तेदारी में आकर के, भावनाओं में आकर के वोट मत दीजिए। आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो निरंकुश शासन को हटा सके। ऐसा स्टेटमेंट था। उस स्टेटमेंट के ऊपर बात हुई थी। तो उसके लिए पूरी देखिए मनीष जी, अब वो दीपक जी, वो बात तो अब हो गई पुरानी, लेकिन उनको बकायदा उसकी सजा मिली थी ना। इलेक्शन कमीशन ने कुछ तो जांच पड़ताल किया होगा ना। देखिए, जो हुआ सजा मिली है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि एकदम, वरना आप लोग क्या छोड़ते इलेक्शन कमीशन? इमरान जी, मैं जवाब देता हूं। आ रहा हूं सर जी, आ रहा हूं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। दीपक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जब इलेक्शन कमीशन से बोला गया कि आप पूरा जो भाषण है उसको एनालिसिस कीजिए, उसके बाद हम लोग प्रतिक्रिया, बहन जी ने कई बार कहा, लेकिन क्या हुआ, पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लिप के ऊपर कार्रवाई की गई थी। उसको 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली बार जो प्रतिक्रिया से पहले जब उन्हें सजा दी गई थी उससे पहले भी कहा गया था, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा गया कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लिप के ऊपर हमारे ऊपर कार्रवाई की गई है। लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले संविधान की बात को गौर तलब और अपने
व्यवस्था को सर्वमान्य रखते हुए उसकी जो हमारे ऊपर जो कार्रवाई की गई, हम लोगों ने उसको माना और उसके बाद हमने फिर अपनी चुनावी प्रक्रिया को शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं, उस टाइप का बयानबाजी अगर देखा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी सीधे सीधे सेना के नाम पे चुनाव में वोट मांगते हुए देखे गए, लेकिन चुनाव आयोग उन्हें क्लीन चिट दिया, 8 बार शिकायत की गई, 8 बार क्लीन चिट दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और मोदी जी के ऊपर सवाल उठते हैं। लेकिन क्या है कि वो सवाल अगर आप उन्हें उठाएंगे तो वो कहीं आपको एक कोई सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे या आपके ऊपर कोई एक देशद्रोह या कोई एक धब्बा लगा देंगे, जिससे आप अपने आप को डिफेंड करते हुए आपका समय निकल जाए। मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं जरा विवेकानंद जी के पास जाना चाहूंगा, सियासी तज्जियाकार के तौर पर हमारे साथ हैं। विवेकानंद नरताम जी, कैसे देखें इस 7वें मरहले को, 7वें दौर को? हर तरफ से बयानबाजियां हैं, एक दूसरे को बयानों में फंसाने की कोशिश है। मणिशंकर अय्यर भी आ गए हैं और सैम पित्रोदा में कांग्रेस फंसी हुई है। प्रियंका गांधी इंदौर में जाती हैं, मोदी के नारे लग रहे थे रोड पर, कुछ समर्थक लगा रहे थे, प्रियंका गांधी का काफिला निकल रहा था, वो रोकती हैं गाड़ी, वीडियो जारी हुआ है, बकायदा वीडियो वायरल हुआ है। तो प्रियंका गांधी उन लोगों से मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की, देखिए आप जिसके भी समर्थक हो, लेकिन हमारा प्रेम जो है वो सबसे अहम है, हम प्यार करते हैं, हम नफरत नहीं करते किसी से भी, वो किसी के भी समर्थक हो। मतलब बीजेपी को सीधा तंज है कि आप जो है सियासी दुश्मनी को एकदम दुश्मनी मान लेते हैं। आपके यहाँ भक्ति प्रथा है, हमारे यहाँ जो है हिमायती प्रथा है, समर्थन प्रथा है, और हमारे यहाँ सब एक है। कैसे देखें? मतलब हर तरह के हरबे सभी अपना रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं या बीजेपी के या दूसरी जमातों के। इमरान जी, मैं इन चीज़ों को 2 पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। इसका एक पहलू ये है कि मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं कि 2020 तक भारत में 34% जो जनता है वो युवाओं की वो पॉपुलेशन होगी। हमने देखा है कि 27.9% जो है ये पॉपुलेशन जो है, युवा पॉपुलेशन है, उसका मीडियन बनता है हमारे भारत में, पॉपुलेशन का मीडियन जी। 2008 तक 45 मिलियन युवाएं जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में आए। इसका मतलब क्या है कि भारत युवाओं का है और ये संस्कारक्षम उनकी उम्र है, आयु है। तो जिस प्रकार के जो एक नैरेटिव्स बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार की एक डिबेट बनती जा रही है, इससे मुझे लगता है कि जो हम एक पर्सपेक्टिव छोड़ रहे हैं, एक नैरेटिव्स बना रहे हैं, हम किस प्रकार के समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, किस प्रकार की एक एक जेनरेशन का निर्माण करने जा रहे हैं, इसका एक पहलू है। लेकिन ये जो आरोप और प्रत्यारोप बनते जा रहे हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि प्राइम मिनिस्टर सेनाओं को अपनी जागीर समझते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ने कहा, इसलिए हमने कि आपने INS विराट का इशू इस कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं। आपने चौकीदार चोर कहा, तो फिर वो भी आपके चौकीदार, आपके भ्रष्टाचारों की बात करते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि देखिए, व्यक्ति जीवित हो या मृत हो, लेकिन उनके एक्टिविटीज का एनालिसिस होता है, उसकी स्क्रूटिनी होती है। आप जब पब्लिक लाइफ में आते हैं तो आपकी लाइफ पर्सनल नहीं रहती है, आपकी पब्लिक लाइफ होती है। आपने जो भी किया है उस एक्टिविटीज का एनालिसिस होता है, उसकी स्क्रूटिनी होती है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें कि मृत व्यक्ति के बारे में हमें बुरा नहीं कहना चाहिए, तो हमने देखा है कि स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जिस प्रकार की बातें कही गई, उन्हें भगोड़ा कहा गया है, उन्हें और अन्य प्रकार के अलांछनास्पद विशेषणों से उनको बताया गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा कि एक स्वातंत्र्य के लिए जिन्होंने अपना स्वतंत्र जीवन समर्पित कर दिया, उनके बारे में तो हम कहते हुए चुकते नहीं है, और कहते हैं कि हम मृत व्यक्ति के बारे में नहीं कहेंगे। इस प्रकार के जो ड्यूअल स्टैंडर्ड्स है वो भी नहीं अपनाने चाहिए। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है समाज के हर स्टेक होल्डर की है कि हम ऐसे नैरेटिव्स बनाएं ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों को एक अच्छा एक नैरेटिव दे, अच्छे एक संस्कार दे, ताकि एक समर्थ, समृद्ध और वैभव तक जाने वाले राष्ट्र का हम निर्माण कर सके। ठीक है, मैं अनुज जी के पास आना चाहूँगा। अनुज जी, आपके पास मैं इसलिए आखिर में आया हूँ कि मैं चाह रहा था सियासी लोगों को भी सुन लें, आप इनका जो तज्जिया है वो भी सुन लें, इनका विश्लेषण भी सुन लें। मैं जानना चाहूँगा 7वें मरहले पर आप इसे किस तरह से देखते हैं, और क्या ये 7वां दौर कहीं ना कहीं इख्तिदार की सत्ता की चाबी लेकर आ रहा है? अहम दौर है ये भी, कोई भी दौर कमजोर नहीं था, लेकिन 7वें दौर की हम बात करें, आखिरी पड़ाव। देखिए इमरान जी, बड़ा निर्णायक समय है ये, चूंकि देश की सत्ता की दिशा निर्धारित होनी है, इसलिए बौखलाहट होनी स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह की बौखलाहट कांग्रेस के और सेकुलर मोर्चे के अलग अलग राजनीतिक दल दिखा रहे हैं, उससे ये सिद्ध हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी हार का गुमान हो गया है।
और ये कांग्रेस का मैं विशेष रूप से कहूंगा कि ये स्पॉइल्ड जीनियस की एक पार्टी बन गई है। इसमें कभी बड़े प्रतिभावान लोग रहे थे और उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हुई होंगी और उन्होंने अपने 70 साल के कार्यों का बड़ा गुणगान भी करते रहते हैं और ये कहते हैं मोदी ने 4-5 सालों में कुछ नहीं किया, हमने 70 सालों में बहुत कुछ किया। लेकिन 70 सालों में उनकी जो कमियां गिनाई जाती हैं, उन आईना दिखाया जाता है तो वो बौखला जाते हैं। और जिस तरीके के शब्दों का, जिस तरीके की शब्दावली का, जिस तरीके के अलंकारों का वो उपयोग इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा निराशाजनक है, घटिया है और मतलब निंदनीय है। और हम उन शब्दों का जिक्र भी नहीं कर सकते। चैनलों पर अगर हम जिक्र करें तो हम चैनलों की का भी स्तर कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो उस स्तर की राजनीति क्यों कर रहे हैं कांग्रेसी, ये इस बात का सीधा सबूत है कि उन्होंने जमीन पर काम आज भी नहीं किया है। अगर वो जमीन से जुड़े रहते, जैसा उन्होंने अगर 50-55 साल राज किया है तो तब राज किया जब। लेकिन प्रियंका गांधी तो मैंने जैसा अभी बताया इंदौर में दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम देखिए कितना सबका सम्मान करते हैं। कोई मोदी के नारे भी लगा रहे तो वो उतर के उनसे हाथ मिलाती हैं और उनसे मिलती हैं। तो कैसे इसको देखें हम? या राहुल गांधी ने एक बार पार्लियामेंट में वजीर आजम को गले लगा लिया था। वो बार-बार कहते हैं कि हम प्यार और मोहब्बत को लेकर चल रहे हैं, प्रेम को लेकर चल रहे हैं। कैसे देखें? तो ये फिर मणिशंकर अय्यर को क्यों नहीं डांटते हैं लोग? ये सेम प्रदोता को जब इनको लगा कि जमीन हाथ से निकल गई पंजाब में, तब जाके सेम प्रदोता को इन्होंने कोसना शुरू किया या उससे कहा कि क्षमा मांगो। इसका क्या मतलब था? पहले उसमें कहते हैं अपनी जब कमियां थी। देखिए 70 साल के इतिहास में अगर किसी पार्टी के किसी नेतृत्व में कहीं गड़बड़ी हुई है, खामियां हुई हैं, तो उसकी माफी मांगी जाती है। उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए थी, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी समय किसी काल परिस्थितियों में जो भी रहा होगा उससे आपसे निर्णय लिया गया होगा, तो उसका मतलब नहीं है कि नई पीढ़ी उसको ढोए। और नई पीढ़ी अगर उससे निजात पाना चाहती तो उसमें उसकी विनम्रता होनी चाहिए कि हाँ, हमने उस समय हमारे जो भी नेतृत्व रहा होगा उसमें जो भी परिस्थितियों में निर्णय लिया होगा उसके गलत परिणाम रहे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। लेकिन वो उसकी जगह हुआ तो हुआ। ये तो इतना घटिया और इतना मतलब ओछा एटीट्यूड है कि कैसे हम अपने देश की जनता के प्रति इस तरह का। मैं मनोज जी के पास आना चाहूंगा। मनोज यादव जी, वो राहुल गांधी के बाद, डांट के बाद या उनके समझाने के बाद सैम पित्रोदा कहते हैं कि हमारे को इंग्लिश का, हिंदी का प्रॉपर ज्ञान नहीं है, इसलिए सेंस हमारा गलत निकल गया, दूसरे ढंग से हमने बोल दिया, इसको बीजेपी ने पकड़ लिया। वाह इमरान भाई, सैम पित्रोदा जी अभी तक माफी नहीं मांगे हैं। ना तो सिखों से उन्होंने माफी मांगा है और ना ही अपनी स्टेटमेंट पर माफी मांगा है। और उनका वो बाइट अगर आप देखेंगे तो कहा हुआ तो हुआ। आप देखिए उस बाइट को, हुआ तो हुआ। हिंदी उनको आती है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी हिंदी आती है और वो राहुल बाबा के गुरु है और कई इंटरव्यू हिंदी में दिए भी हैं। और बहुत सारे देखिए इंटरव्यू दिए, अनुज भाई बता रहे हैं, अनगिनत ऐसे लोग हैं, केवल वही नहीं है। मणिशंकर अय्यर का ताजा उदाहरण देख लीजिए, चाहे पीछे आपके संदीप दीक्षित जी सेना को गुंडा बोलते हैं, इनकी एक लंबी फहरिस्त है और ये इनकी बौखलाहट सिद्ध कर रहा है। ये साबित हो गया है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। और एक बात बताइए, मुझे बोल रहे हैं प्रियंका गांधी का, बार बार बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी बोले कि आप अपनी जगह, वो प्यार से हम बात करेंगे, मतलब प्यार से, मतलब नाम मत कहेंगे, प्यार से उनको गाली देंगे, प्यार से उनको नीच आदमी कहेंगे। ये कौन सा प्यार है? ये कौन सी दुनिया का प्यार है? आप मतलब थप्पड़ मार रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और थप्पड़ मार दे रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? तो निश्चित रूप से बौखलाहट है इनकी। और मैं समाजवादी और गठबंधन जो मुख्य दर्शक बना हुआ है, अलवर में जो रेप कांड हुआ है उसका मैं जवाब दे देता हूं। इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने, ये जो बीएसपी है, क्या आपने दलित की बेटी ने, क्या उनसे समर्थन वापस लिया? राजस्थान सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया। क्या इन्होंने भर्त्सना की? नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं तो फिर में तो कोई समर्थन ही नहीं है। दूसरी बात, आपके 1-2 विधायक, जितने 3 विधायक है वो समर्थन दे रहे हैं, मुख्य समर्थन है आपका विधायक है, लेकिन वहां पे 100 की संख्या और निश्चित रूप से आप नॉलेज नहीं है। आप बोल रहे थे ना मुझे सारा पता है। आप सुनिए, उत्तर प्रदेश में समर्थन है, उत्तर प्रदेश नहीं, वहां राजस्थान की बात कर रहा हूं। आपके 3-4 विधायक बोला गया है, सीधे ये वो लोग हैं इमरान जी, ये वो लोग हैं जो मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए ये लोग बैठ गए, इसलिए गठबंधन बना है। 25 साल पुराने लोग जो जिनके मुंह और आंख मिलते थे वो आज एक मंच पर आ गए। ये मोदी है तो मुमकिन है। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं तड़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ, हाथी पर, आज उनके गले मिल गए। ये दलित की बेटी बोलते थे, दौलत की बेटी बोलते थे और ये कहानी बना रहे हैं बैठ
आखिर ठीक है, ये आक्षेप करते हैं, मनोज जी, दीपक जी करते हैं, मनोज जी, सबको दीपक बोलते हैं जी, सारे एक-एक मुस्लिमों करके, हमारे मनोज एक जी, पक्ष हो जाओ, हमें वोट करो, एक पक्ष होकर के मनोज भाई बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। भाई सुनिए, ये मनोज भाई, दीपक जी सुनिए, एक एक-एक करके सुनिए, एक-एक करके अपनी बात रखिए। उसकी निंदा तक नहीं की है। बौखलाहट देखिए, ये बौखलाहट देखिए मनोज जी, ये आपकी बौखलाहट मनोज है। जी और ये दीपक जी हमारा सुनिए, बात सुनिए, मुमकिन है। फिर मुझे ये ब्रेक लेना गठबंधन पड़ेगा। जो आपका बना है, अनुज जी मैं एक चीज आपसे से जानना चाहता हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ ब्रेक के लिए। सर एक मिनट, मनोज जी एक मिनट देखिए, बौखलाहट अनुज जी, बौखलाहट तो दोनों तरफ, बौखलाहट दोनों तरफ है और वो होनी भी चाहिए। ये सत्ता का सवाल है, सत्ता का सवाल है और कोई नहीं चाहेगा कि हाथ से सत्ता जाए और कोई नहीं चाहेगा कि हम ताकत में ना आए, दोनों चाहेंगे। ऐसे में ये बौखलाहट तो दोनों तरफ है और हम देख सकते हैं कि दोनों ने जिस तरह से अभी अपनी बातों को रखा, जाहिर सी बात है यही राष्ट्रीय लेवल पर भी हो रहा है। जहां भी प्रवक्ता बैठेंगे, जहां भी नेता बैठेंगे, इस लेवल पर जाएंगे क्योंकि ये सत्ता पाने की जंग है। देखिए, जब समय आपातकाल का होता है तो आपकी गरिमापूर्ण व्यवहार ही आपका व्यक्तित्व का प्रदर्शक होता है। अगर दोनों पक्ष इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपात परिस्थितियों में ये लोग आपाक हो रहे हैं, तो देश के लिए नहीं तो ये मैं जानना चाहता हूं ना कि कौन ज्यादा कमजोर हो रहा है। क्या सत्ता पक्ष कुछ कमजोर हो रहा है, पकड़ ढीली पड़ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, या फिर जो लड़ रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, इसीलिए ये ताकत। जमीनी स्थितियां देखी जाए तो पहले दूसरे तीसरे चरण में थोड़ी सी एनडीए और भाजपा थोड़ी कमजोर दिख रही थी क्योंकि साउथ का भी चुनाव था उस समय, लेकिन जहां चौथे चरण, पांचवा, छठा चरण आया तो उत्तरोत्तर भाजपा का ग्राफ बढ़ा है। जो जमीनी खबरें आ रही है और अभी छठे सातवें लेकिन अनुज जी, ये सातवां मरहला भी अगर देखिए, सातवां दौर भी देखें अनुज जी, तो वही है जहां पर गठबंधन भी लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी है, जहां पर अब कांग्रेस की सरकार हो चुकी है, वो राज्य भी है ना जहां पर विपक्ष है मजबूत, वो स्पष्ट रूप से संकेत है मायावतियों की बहन जी हो, जिस तरह से संकेत दे रही है, वो स्पष्ट रूप से संकेत है कि भाजपा जीत रही है, इनकी जमीन खिसक चुकी है। अरे भैया, आप तो अलग अलग चुनाव लड़ते थे, क्या हो गया, आपको गठबंधन कैसे बन गया? मनोज जी और दीपक जी, आऊंगा किसकी जमीन खिसकी है, इस पर हम और बात करेंगे।